एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाइड्रा आइलैंड के जंगल से भागता हुआ कार्ल एक नाव लेकर समुद्र में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और जूलियट की लीडरशिप में सईद, सन, जिन, हर्ली, डेसमंड, क्लेयर और चार्ली जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। काफी देर तक चलने के बाद चार्ली थक कर पूछता है, इस अनजान जगह पर जैक हमें आखिर क्या दिखाने ले जा रहा है? किसी को कुछ आइडिया है? लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि वे लोग कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तभी डेसमंड अचानक चार्ली को देखकर रुक जाता है। चार्ली पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से कोई फ्लैश आया? डेसमंड बात टालते हुए कहता है, नहीं चार्ली, कुछ नहीं। तभी जैक रुककर कहता है, हम पहुंच गए। जैक बताता है कि 2 दिन पहले जूलियट ने उसे सब कुछ बता दिया था। बेन ने जूलियट को इसलिए भेजा था ताकि वह पता लगा सके कि उनके ग्रुप में कौन कौन प्रेग्नेंट है। जूलियट यह भी बताती है कि अदर्स कल वापस आने वाले हैं। सईद जैक से कहता है, तुम्हारी ईमानदारी अपनी जगह है जैक, लेकिन अभी तक तुमने यह नहीं बताया कि हमें यहां क्यों लाए हो। जैक जंगल की तरफ देखकर डेनियल रूसो को बुलाता है और कहता है, दिखाओ। रूसो घास के पीछे छिपाए हुए 2 तार निकालती है और दूर पेड़ों के बीच रखे डायनामाइट को ब्लास्ट करके दिखाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रूसो बताती है कि सिर्फ अदर्स से छिपने से कोई फायदा नहीं होगा, वे बार बार वापस आएंगे। इसी वजह से वह पिछले कुछ दिनों से ब्लैक रॉक से डायनामाइट ला रही थी। फिर जैक सबके सामने अपना प्लान बताता है। जब अदर्स वापस आएंगे तो उन्हें लगेगा कि टेंट के अंदर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। जूलियट टेंट्स को सफेद पत्थरों से मार्क करेगी, लेकिन उन टेंट्स के अंदर एक भी प्रेग्नेंट महिला नहीं होगी, बल्कि उन टेंट्स के पास बहुत सारा डायनामाइट रखा होगा। जैक कहता है कि अब वे लोग भागना और अदर्स से डरना बंद करेंगे। जैसे ही अदर्स वापस आएंगे वे उन्हें जलाकर राख कर देंगे। इसके बाद हमें चार्ली का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चार्ली, उसका भाई लियाम और उनके दोस्त बारिश के बीच कार में फंसे हुए होते हैं। चार्ली लियाम से कहता है कि उनका एल्बम बिक नहीं रहा है और लोग उनके बैंड को अब एक मजाक समझने लगे हैं। तभी कार के रेडियो पर चार्ली का गाना यू ओनल एवरीबडी बजता है। उन्हें पता चलता है कि उनका गाना हिट हो गया है। लियाम खुशी से चार्ली को गले लगा लेता है और कहता है कि वे दोनों एक दिन बड़े रॉक स्टार बनने वाले हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद चार्ली एक पेपर पर अपनी जिंदगी के सबसे खास पलों को लिखना शुरू करता है। वह लिखता है कि पहली बार उसने अपना गाना रेडियो पर सुना था। तभी नाओमी वहां आती है और पूछती है, मैं एक बात पूछ सकती हूं? तुम लोग आखिर किसके खिलाफ युद्ध करने वाले हो? चार्ली फिर अपने बैंड ड्राइव शाफ्ट के बारे में नाओमी को बताने लगता है। वह बताता है कि उसने मैनचेस्टर की ओल्डहैम स्ट्रीट के नाइट एंड डे बार से अपना बैंड शुरू किया था। यह सुनकर नाओमी कहती है, तो प्लेन क्रैश में मरने वाला रॉक स्टार तुम ही हो? प्लेन मिलने के बाद तुम्हारी कहानी बहुत बड़ी खबर बनी थी, बड़ी मेमोरियल सर्विस हुई थी, नया एल्बम आया था और हर जगह तुम्हारी ही बातें हो रही थी। ये सुनकर चार्ली खुश होता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े डेसमंड पर पड़ती है, जो उसे अजीब तरह से देख रहा होता है। चार्ली अपनी मौत के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। नाओमी उसे समझाते हुए कहती है, अरे अच्छी बात के बारे में सोचो, तुम अभी मरे तो नहीं हो। इसी बीच जैक, जूलियट और रूसो एक टेंट के अंदर अदर्स को मारने के लिए डायनामाइट सेट कर रहे होते हैं। रूसो कहती है, इसे सुरक्षित दूरी से ब्लास्ट करने के लिए हमें और वायर चाहिए। जैक कहता है, मैं लोगों से प्लेन के मलबे से वायर निकालने के लिए कहता हूं और टेंट से बाहर निकलने लगता है। तभी सईद वहां आता है और कहता है, हमें नाओमी के फोन के बारे में बात करनी है। जैक कहता है कि अभी उसके पास इसके लिए समय नहीं है। सईद कहता है, मैं हमें इस आइलैंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं जैक। ये सुनकर जैक रुक जाता है। सईद बताता है कि डेनियल का पुराना डिस्ट्रेस सिग्नल अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, इसलिए वो उस रेडियो से कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। सईद रूसो से कहता है, अगर तुम मुझे रेडियो टावर की लोकेशन बता दो तो मैं वहां जाकर तुम्हारा मैसेज बंद कर सकता हूं और इसी रेडियो से मदद के लिए कॉल कर सकता हूं। नाओमी की बोट कोस्ट से सिर्फ 80 मील दूर है। अगर डेनियल का सिग्नल हटा दिया जाए तो वे लोग हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। जूलियट कहती है, नहीं, वे नहीं सुन सकते, हम सिग्नल को जाम कर रहे हैं। बेन एक थर्मा स्टेशन की मदद से आइलैंड के बाहर हमारे सिग्नल के अलावा बाकी सभी सिग्नल ब्लॉक कर रहा है। उस स्टेशन को लुकिंग ग्लास कहते हैं। वह पानी के अंदर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह बिल्कुल कहां है। सईद कहता है, मुझे लगता है मुझे पता है। इसके बाद सीन क्लेयर के टेंट में शिफ्ट होता है। क्लेयर चार्ली से कहती है कि उसे डर है कि अदर्स आरोन को किडनैप करने के लिए आ रहे हैं। चार्ली उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, आरोन को भी प्रोटेक्ट करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डेसमंड वहां आता है और चार्ली से कहता है,
चार्ली, क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? चार्ली डेसमंड के साथ चला जाता है। रास्ते में चार्ली सुबह वाले फ्लैश के बारे में पूछता है। इस बार क्या होने वाला है? डेसमंड कहता है, मैंने देखा कि क्लेयर और बेबी एक हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ता है और आइलैंड से बाहर चला जाता है। चार्ली खुशी से पूछता है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर? क्या वे लोग हमें रेस्क्यू करने आ रहे हैं? मुझे लगा तुम फिर से ये कहने वाले हो कि मैं मरने वाला हूं। डेसमंड उदास होकर चार्ली को देखता है और कहता है, हां चार्ली, अगर तुम नहीं मरोगे तो ये सब नहीं होगा, कोई रेस्क्यू नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस है ब्रदर, लेकिन इस बार तुम्हें मरना होगा। यह सुनकर हम चार्ली के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। कई साल पहले छोटा चार्ली पानी में उतरने से डर रहा होता है। उसके पिता साइमन बटलिंस के एक स्विमिंग पूल में उसे तैरना सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह चार्ली से कहते हैं, आओ चार्ली, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा बेटा। अपने पिता की मदद से चार्ली तैरना सीख जाता है। फ्लैशबैक के बाद चार्ली अपने पेपर पर चौथी याद लिखता है, बटलिंस में डैड ने मुझे तैरना सिखाया। डेसमंड पूछता है, तुम क्या लिख रहे हो? चार्ली कहता है, कुछ नहीं, और पेपर मोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। कुछ देर चुप रहने के बाद चार्ली डेसमंड से पूछता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है। डेसमंड बताता है, तुम एक हैच के अंदर होगे, वहां एक स्विच के ऊपर पीली लाइट ब्लिंक कर रही होगी। तुम स्विच दबाओगे, लाइट बंद हो जाएगी और तुम डूब जाओगे। चार्ली पूछता है, कब? फिर वह दोबारा पुष्टि करता है, तुम्हें पक्का याद है कि तुमने क्लेयर और आरोन को हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए देखा था? चार्ली फैसला कर लेता है कि अगर उसकी मौत की वजह से क्लेयर और आरोन इस आइलैंड से बच सकते हैं तो वह अपना वादा जरूर निभाएगा। वह भावुक होकर पूछता है, तो मुझे डूबने से पहले वो स्विच दबाना होगा, वो कहां है? इसके बाद सीन सईद, जैक और जूलियट के पास शिफ्ट होता है। सईद फ्लेम स्टेशन से मिले मैप्स में से एक मैप जैक और जूलियट को दिखाता है और कहता है, ये लुकिंग ग्लास है, ये पानी के अंदर बना एक धर्मा स्टेशन है। जूलियट कहती है, मैं कभी वहां नहीं गई, मैं किसी ऐसे इंसान को भी नहीं जानती जो वहां गया हो। वहां कोई हादसा हुआ था, बेन ने हमें बताया था कि वो स्टेशन पूरी तरह डूब गया है। जैक हैरान होकर पूछता है, अगर वो डूब गया है तो अभी भी काम कैसे कर रहा है? सईद कहता है, वो कैसे काम कर रहा है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हम उसका काम कैसे बंद कर सकते हैं ताकि हम सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकें। सईद को याद आता है कि जब उसने पहली बार रूसों को देखा था तब उसने समुद्र से आइलैंड तक जाती हुई एक केबल देखी थी। वह कहता है, मुझे लगता है कि लुकिंग ग्लास को आइलैंड से एक केबल जोड़ती है, अगर हम उस केबल का पीछा करें तो वो हमें स्टेशन तक ले जाएगी। जैक पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे? सईद बताता है, तैरकर। उसमें एक मून पूल है, यानी पानी के अंदर से स्टेशन में जाने का एक रास्ता। स्टेशन के नीचे एक बड़ा कमरा है जहां एक पनडुब्बी भी आ सकती है। स्टेशन डूब गया है लेकिन हम रिले स्विच ढूंढकर उसे बंद कर सकते हैं। जैक कहता है, और वापस बाहर कैसे आओगे? मैं तुम्हें सिर्फ एक स्विच दबाने के लिए मौत के मिशन पर नहीं भेजूंगा। सईद कहता है, किसी न किसी को यह करना ही होगा, वरना हम में से कोई भी कभी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा पाएगा। तभी डेसमंड के साथ चार्ली वहां आ जाता है। चार्ली कहता है, मैं करूंगा, मैं तैर कर जाऊंगा, स्विच बंद करूंगा और वापस तैर कर आ जाऊंगा, बस इतना ही करना है ना? जैक कहता है, चार्ली, तुम्हें पता भी नहीं है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ली जवाब देता है, मैं नॉर्दर्न इंग्लैंड का जूनियर स्विमिंग चैंपियन था, मैं 4 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूं। मुझे बिल्कुल पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो जैक। लेकिन जैक कहता है, अभी यह करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अदर्स पर ध्यान देने वाले हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। पिछले 90 दिनों से कैंप के फैसले मुझे लेने के लिए कहा गया है, इस बार भी वही होगा, मैंने फैसला कर लिया है। जैक कहता है कि अभी कोई भी लुकिंग ग्लास नहीं जाएगा। इसके बाद आइलैंड पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। जीन सन के पास आकर पूछता है, सन प्लीज मुझे बताओ, मैंने सुना कि जूलियट उस टेप में हमारा नाम ले रही थी, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे थे, क्या यह प्रेगनेंसी के बारे में था? सन बताती है कि जूलियट उसे मेडिकल स्टेशन ले गई थी और अल्ट्रासाउंड में उसने अपने बच्चे को देखा। जीन पूछता है, बच्चा ठीक है ना? सन कहती है, हां बिल्कुल स्वस्थ है। जीन को गले लगाते हुए सन ये सच्चाई छिपा लेती है कि अगर वह आइलैंड पर रही तो जल्द ही उसकी मौत हो सकती है और अदर्स उसे किडनैप करने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद बीच पर खड़ा हर्ली नाव से किनारे पर आते काल को देख लेता है और सबको बुलाता है। सईद और बाकी लोग एक अनजान आदमी को देखकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। सईद काल को दुश्मन समझकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। तभी सॉयर सईद को रोकता है और कहता है, उसे छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है,
ये मेरे पास वाले पिंजरे में था, मैं इसे जानता हूं। सॉयर कार्ल से पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो कार्ल? कार्ल घबराते हुए कहता है, वो लोग आ रहे हैं, मेरे लोग। आज रात वो आ रहे हैं, वो अभी यहीं आ रहे हैं। अब हम 6 घंटे पहले अदर्स के कैंप में हुए फ्लैशबैक में जाते हैं। लॉक को गोली मारने के बाद कैंप में वापस आए बेन से कोई एलेक्स उससे पूछती है, लॉक कहां है? बेन जवाब में लॉक की दी हुई बंदूक एलेक्स के हाथ में रखते हुए कहता है, अपनी बंदूक वापस ले लो। तभी रिचर्ड वहां आता है। बेन कहता है, अब वक्त आ गया है कि कैंप में मौजूद लोगों को यहां लाया जाए। जैकब भी अब यही चाहता है। रिचर्ड हैरानी से पूछता है, यहां क्या हुआ जॉन? जैकब को, लेकिन बेन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहता है, जॉन के साथ एक हादसा हो गया है। फिर बेन अपने लोगों से पूछता है, अगर तुम लोग अभी निकलोगे तो उनके कैंप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वे लोग बताते हैं कि अगर जितनी जल्दी हो सके चलें तो रात तक उनके कैंप में पहुंच सकते हैं। बेन तुरंत आदेश देता है, तो अभी निकल जाओ। अगर जूलियट तैयार नहीं है तो उनके कैंप में जितनी भी औरतें हैं सबको लेकर आओ। बाद में हम उनमें से उन लोगों को अलग कर लेंगे जिनकी हमें जरूरत है, और जो भी बीच में आने की कोशिश करे उसे मार देना। ये सब सुनकर एलेक्स बुरी तरह घबरा जाती है और कार्ल को ढूंढने के लिए भागती है। जब वह कार्ल के ठिकाने पर पहुंचती है तो कार्ल घबरा कर पूछता है, क्या उसे पता चल गया है कि मैं यहाँ हूँ? एलेक्स बताती है कि बेन के लोग बीच पर मौजूद सभी लोगों को अगवा करने के लिए जा रहे हैं और उन्हें चेतावनी देना जरूरी है, वरना सब लोग मारे जा सकते हैं। वह कार्ल को याद दिलाती है कि ऑस्टिन और फोर्ड ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उनका उस पर एहसान है। एलेक्स उसे उसकी बंदूक देते हुए कहती है कि अगर वह पकड़ा गया तो इस बार उसका पिता उसे जरूर मार डालेगा। कार्ल गुस्से में पूछता है, वह मेरा पिता है? एलेक्स बेन से नफरत करते हुए उसे जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम बीच पर वापस आते हैं। कार्ल की बात सुनकर जैक केट से पूछता है, क्या तुम इस लड़के पर भरोसा करती हो? केट चुप रहती है। कार्ल सबके सामने बताता है कि जूलियट एक जासूस है, लेकिन सबको पहले से ही यह बात पता होती है, इसलिए कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। कार्ल कहता है, हमें अभी जाना होगा और छिपना होगा। बर्नार्ड पूछता है, कहां? ये उनका द्वीप है, अगर वे हमें मारना चाहते हैं तो वे हमें ढूंढ ही लेंगे। सूरज ढलने लगता है। जैक पूछता है, क्या हमारे पास पर्याप्त तार हैं? हमें डायनामाइट को ब्लास्ट करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सईद एक योजना बताता है, हम अदर्स को नहीं बल्कि उनके टेंट्स को शूट कर सकते हैं। डायनामाइट को टेंट्स के पास छिपा देंगे और पेड़ों के बीच अपनी जगह से निशाना लगाएंगे। जूलियट ने 3 टेंट्स को चिन्हित किया है, इसलिए हमें 3 निशानेबाज चाहिए। कार्ल अपनी बंदूक सईद को देते हुए कहता है, एक बंदूक मेरे पास है। जैक कहता है कि वह रूसेओ की बंदूक ले लेगा। रूसेओ रेडियो टावर की तरफ सबको ले जाने के लिए तैयार होती है। सईद कहता है कि नाओमी की नाव से संपर्क करने का मौका है, इसलिए कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। सब कुछ एक ही समय पर होना चाहिए। फिर चार्ली से पूछा जाता है, अब तैरने के लिए तैयार हो? चार्ली अपनी मौत का समय करीब समझते हुए कहता है, हाँ। डेस्मंड कहता है, मैं उसके साथ जाऊंगा। इसके बाद चार्ली का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्रिसमस के समय ड्राइव शाफ्ट बहुत मशहूर हो चुका होता है। लियाम चार्ली को अपने पास बैठाता है और क्रिसमस के तोहफे के तौर पर अपनी फैमिली की पुरानी पारंपरिक अंगूठी उसे देने लगता है। चार्ली अंगूठी लेने से मना करता है, लेकिन लियाम कहता है, यह हमारे परिवार की निशानी है, इसी वजह से हमने अपने बैंड का नाम भी इसी पारिवारिक इतिहास से जोड़ा था। चार्ली, हम दोनों जानते हैं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह सही नहीं है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम शादी करोगे, तुम्हारा अपना परिवार होगा और तुम्हारे बच्चे होंगे। यह अंगूठी परिवार में ही रहनी चाहिए चार्ली, इसलिए प्लीज इसे रख लो। मां भी यही चाहती होगी। एक दिन इसे अपने बच्चे को देना। चार्ली अंगूठी लेते हुए कहता है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, लेकिन इसे अपना नहीं बनाऊंगा। फ्लैशबैक के बाद चार्ली समुंदर के किनारे बैठकर अपने पेपर पर तीसरी याद लिखता है। वो क्रिसमस जब लियाम ने मुझे अंगूठी दी थी। उसके हाथ में अब भी वही पारंपरिक अंगूठी होती है। फिर चार्ली क्लेयर के टेंट में जाता है। क्लेयर परेशान होकर पूछती है कि अंडर वाटर स्टेशन तक तैर कर जाना कितना खतरनाक है और उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। चार्ली कहता है, हम सबको बचाने के लिए हमें यही करना होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। क्लेयर, तुम मुझसे एक वादा करो, जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए दुखी मत होना। क्लेयर भावुक हो जाती है। चार्ली आरोन को गोद में उठाता है और कहता है, जब मैं दूर रहूंगा अपनी मॉम का ख्याल रखना, ठीक है? फिर आरोन को पालने में लिटाकर उससे कहता है, आई लव यू। अपनी मौत के बारे में जानते हुए भी चार्ली क्लेयर से कहता है कि वह जल्द वापस आ जाएगा। इसके बाद चार्ली का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब चार्ली एक स्ट्रीट म्यूजिशियन के रूप में अपनी जिंदगी जी रहा था, तब एक दिन बारिश में उसने देखा कि एक आदमी एक औरत का बैग छीन कर भागने की कोशिश कर रहा है। चार्ली उस आदमी को रोक देता है
और उसे वहां से भगा देता है। चार्ली को नहीं पता होता कि जिस आदमी को वह ढूंढ रहा था वह सईद का टारगेट था। चार्ली उस औरत से पूछता है, आप ठीक हैं मिस? वह औरत कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे देखा था लेकिन फिर भी वहां से चले गए। आप एक हीरो हैं सर, कभी किसी को यह मत कहने देना कि आप ऐसे नहीं हैं। ये सुनकर चार्ली खुश हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वह कार्ल के पास बैठकर अपने पेपर पर दूसरी याद लिखता है। कॉन्वेंट के बाहर उस औरत ने मुझे हीरो कहा था। यह उसकी जिंदगी के सबसे गर्व वाले पलों में से एक था। इसी वक्त डेसमंड चार्ली के लिए वेट बेल्ट तैयार करता है और कहता है, यह तुम्हें तैरने से भी तेज नीचे ले जाएगा, वहां हर सेकंड बहुत कीमती है। चार्ली कहता है, नीचे पहुंचने के बाद मैं इसे उतार दूंगा, फिर मून पूल से स्टेशन के अंदर तैर कर जाऊंगा और जिस कमरे में पीली लाइट वाला स्विच होगा वहां जाकर उसे बंद कर दूंगा। बस इतना ही करना है। दूसरी तरफ सईद बर्नार्ड को शूटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। रोज उसके पास खड़ी होती है। बर्नार्ड कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा रोज, मुझे बस एक टेंट पर निशाना लगाना है, उसके बाद मैं तुम्हारे बिल्कुल पास रहूंगा। रोज कहती है, तो मैं भी यहीं रहूंगी। जैक उसे समझाता है कि बीच के दक्षिणी हिस्से में सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और शूटर्स के अलावा किसी और को वहां नहीं रहना चाहिए। रोज कहती है, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, इसका वादा करो, फिर मैं चली जाऊंगी। जैक कहता है, मैं वादा करता हूं कि अगर हमने 1 घंटे के अंदर यहां आने वाले लोगों को नहीं मारा तो बर्नार्ड कहां खड़ा है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। रोज बर्नार्ड को वहां से ले जाते हुए कहती है, चलो अगर किसी झाड़ी में छिपना ही है तो मैं तुम्हें एक अच्छी अंधेरी जगह में ले जाकर बैठाती हूं। इसके बाद जैक सईद से कहता है कि रूसेओ के मुताबिक रेडियो टावर तक पहुंचने में पूरा दिन लग सकता है। सईद कहता है, मैं नहीं, तुम उन्हें टावर तक लेकर जाओगे। जैक कहता है, यह आइडिया मेरा था। सईद जवाब देता है, लेकिन इसे पूरा करने की काबिलियत मेरे पास है। तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, अदर्स को मारना या अपने लोगों को इस द्वीप से बाहर निकालना? आज दोपहर तुमने कहा था कि तुम हमारे लीडर हो, अब लीडर की तरह काम करने का वक्त है। उन्हें रेडियो टावर तक लेकर जाओ जैक, और फिर हम सबको घर ले जाओ। ये सुनकर जैक वहां से चला जाता है। चार्ली के साथ समुद्र में जाने के लिए हरले भी तैयार होकर आता है। वह कहता है, सब लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, मैं पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर थक गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा नाव चला सकता हूँ। चार्ली उसे रोकते हुए कहता है, तुम नहीं आ सकते हरले। हरले हैरानी से पूछता है, क्यों नहीं? चार्ली डेसमंड के फ्लैश के बारे में उसे कुछ नहीं बताता और कहता है, क्योंकि तुम बहुत भारी हो, नाव तुम्हें लेकर पानी में नहीं जा पाएगी। हरले उदास होकर वहां से मुड़ने लगता है। चार्ली उसे रोकता है और जैसे आखिरी बार अलविदा कह रहा हो उसे गले लगा लेता है। हरले अपना दुख छिपाते हुए कहता है, ड्यूड कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी उस बेवकूफ नाव में आना ही नहीं था। चार्ली कहता है, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा, बस इतना याद रखना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। हरली कहता है, हां जो भी हो, मुझे भी तुम पसंद हो। इसी बीच कैंप में सब लोग रेडियो टावर की तरफ निकलने के लिए तैयार होते हैं। केट जैक के पास आती है। तभी जूलियट आकर कहती है, टेंट्स को मार्क कर दिया है, हम तैयार हैं। जैक पूछता है, क्या सईद को तीसरा शूटर मिल गया? जूलियट सन के पास बैठे जिनकी तरफ इशारा करती है। दूसरी तरफ हर्ली विंसेंट को लेकर क्लेयर के टेंट में आता है और क्लेयर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्लेयर आरोन को लेकर चल पड़ती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि चार्ली अपनी फैमिली रिंग आरोन के पास छोड़ गया है। उधर चार्ली और डेसमंड समुद्र के पास लुकिंग ग्लास स्टेशन तक जाने वाली केबल ढूंढ लेते हैं। दोनों उस केबल को फॉलो करते हुए समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी दौरान चार्ली का एक और फ्लैशबैक आता है। प्लेन क्रैश की पहली रात चार्ली कैंप में प्रेग्नेंट क्लेयर को पहली बार देखता है। वह क्लेयर के पास जाता है, उसे अपना कंबल देता है और पॉजिटिव रहने के लिए समझाता है। इसी तरह दोनों की पहली मुलाकात होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद चार्ली अपने पेपर पर अपनी सबसे महत्वपूर्ण और पहली याद लिखता है। वो रात जब मैं तुमसे मिला था। तभी डेसमंड अंडर वाटर हैच को देखकर कहता है, हम पहुंच गए। चार्ली पेपर डेसमंड को देते हुए कहता है, तुम्हें ये क्लेयर को देना होगा। ये मेरी बेकार सी जिंदगी के सबसे अच्छे 5 पल हैं, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियां और मेरी सबसे प्यारी यादें। मेरे पास बस यही हैं। चार्ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डेसमंड पेपर लेकर कहता है, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है चार्ली। शायद मैं बार बार तुम्हें मरते हुए इसलिए देख रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी जगह मरना है। चार्ली पूछता है, और तुम्हारी पेनी?
डेसमंड कहता है, शायद मैं तुमसे ज्यादा खुशनसीब हूं। अपनी यादें अपने पास रखो। डेसमंड पेपर चार्ली को वापस दे देता है और कहता है, अब यहां से मैं संभालूंगा। वेट बेल्ट कहाँ है? डेसमंड चार्ली की जगह समुद्र में जाने के लिए तैयार हो जाता है। चार्ली कहता है, बिल्कुल मेरे पीछे। जैसे ही डेसमंड मुड़कर वेट बेल्ट लेने जाता है, चार्ली उसे चप्पू से मारकर बेहोश कर देता है। फिर चार्ली डेसमंड को नाव में लिटा देता है और कहता है, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें मेरी जगह नहीं लेनी है भाई। चार्ली क्लेयर के लिए वह पेपर डेसमंड की जेब में सुरक्षित रख देता है। फिर वेट बेल्ट पहनकर चार्ली समुद्र में छलांग लगा देता है और लुकिंग ग्लास हैच की तरफ तैरने लगता है। काफी देर तक सांस रोककर चार्ली मौत का सामना करता हुआ स्टेशन के अंदर जाने के लिए सईद के बताए हुए मून पूल को ढूंढता है। आखिरकार उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वह उसकी तरफ तैरता है और लुकिंग ग्लास स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। चार्ली खुशी से चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी स्टेशन के अंदर से दो औरतें बंदूकें लेकर चार्ली के सामने आ जाती हैं। चार्ली उनकी बंदूक की नोक पर खड़ा रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या डेसमंड की भविष्यवाणी गलत होने वाली है और चार्ली लुकिंग ग्लास के अंदर मौजूद इन औरतों की गोली का शिकार बनेगा? क्या सईद और उसकी टीम अदरज का सामना कर पाएगी? क्या जैक सभी लोगों को सुरक्षित रेडियो टावर तक पहुंचा पाएगा? और क्या आइलैंड से उन्हें बचाने के लिए कोई नया मेहमान यहां पहुंचने वाला है? कहानी जानने के लिए बने रहिए। तब तक स्टे लॉस्ट।